हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्राइमरी ऑक्सिलरीज का अध्ययन किया था, और यदि आपने उसको न देखा हो तो अवश्य देख लें, और यदि चैनल पर नए हों, आपने सब्सक्राइब न किया हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, ये मॉडल ऑक्सिलरीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज की तरह भी इसका कार्य होता है। ये मेन वर्ब के हेल्प करती है। इसका जो मेन कार्य होता है, यानी जितनी भी ऑक्सिलरीज होती हैं बच्चों, जिनका कॉमन कार्य होता है, चाहे वो मॉडल ऑक्सिलरी हो या प्राइमरी ऑक्सिलरी हो, उसका मेन वर्क होता है जो फुल वर्ब्स होती है, या जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं या मेन वर्ब्स कहते हैं, उसका हेल्प करना होता है। यानी ये अकेले यानी सिंगल में कभी यूज नहीं होती हैं, इनके साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब जरूर होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज की एक खास विशेषता है। ओके बच्चों, और आइए देखते हैं कि इसे मॉडल क्यों कहते हैं। तो बच्चों, ये मॉडल शब्द जो है मोड या मूड यू कैन से, उससे मिलकर बना है। मूड क्या होता है? जो मानसिक स्थिति, मानसिक दशा, आपके एटीट्यूड, आपका व्यवहार, आपका ढंग, जो कि आपके कथनों से व्यक्त होता हो। ठीक, आपकी जो जबान है, आपकी जो टंग है, आपका जो स्टेटमेंट है, ओके, वह आपके व्यवहार को, आपके मैनर को, आपके एटीट्यूड को व्यक्त करता है। यानी आपका कहने का लहजा, यानी एक ही बात को कहने का आपका लहजा अलग अलग हो सकता है। तो ये आपके एटीट्यूड, आपके लहजे को एक्सप्रेस करती है। इसीलिए इसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। जैसे आप इसकी एक डिफिनीशन देखें, ये वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और मोड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। तो स्पीकर वही होगा जो स्टेटमेंट को कहेगा। तो इसके दो मुख्य कार्य यही होते हैं, एक तो मेन वर्ब के रूप की हेल्प करना, और दूसरा होता है स्पीकर के मूड को, बिहेवियर, एटीट्यूड को व्यक्त करना। और बच्चों, ये एक विशेषता इसकी और होती है कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही समान होता है। ओके, यानी इसका सिंगुलर और प्लूरल अलग अलग फॉर्म नहीं होता है, इसलिए सभी सब्जेक्ट के साथ में ये समान रूप से यूज की जाती है। ओके, और बच्चों, जैसे आपका प्राइमरी ऑक्सिलरीज था, उसको हम सिंगल यूज कर लेते थे, लेकिन इस यूज हम एमबी के बिना नहीं कर सकते, और एमबी के साथ में इसका अवश्य हम प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, आप देखिए एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। अगर मैं एक सेंटेंस यूँ लिखूँ, आई शैल बीट यू, देखिए मैं आपको पीटूंगा, और इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूँ आई विल बीट यू। ये आप देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे दोनों ये फ्यूचर टेंस का है, और बच्चों विल और शैल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में ही किया जाता है। दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही है, मैं तुमको पीटूंगा और मैं तुमको पीटूंगा, यानी मैं तुमको पीटूंगा ही। ओके, तो देखिए दोनों का लहजा अलग है। कभी कभी छोटी सी शैतानी पर या बच्चों को डांटते हैं, कह देते हैं अभी पीटूंगा, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, गुस्सा आ जाती है, तो कहते हैं अब तुम्हें मैं पीटूंगा ही। यानी उसमें डाउट नहीं रह जाता है, अनिवार्यता व्यक्त हो जाती है कि ये कार्य अवश्य ही मैं करूंगा। यानी इसमें जो सेकंड सेंटेंस में जो स्पीकर आई है, इसका एटीट्यूड फर्स्ट वाले सेंटेंस से अलग है। फर्स्ट वाले सेंटेंस में माइल्ड है, हल्का है। ओके, ऐसे जनरल बात कही गई है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें थ्रीट किया गया है, डांटा गया है कस के कि मैं ऐसा करूँगा। तो इस प्रकार से बच्चों, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, ये स्पीकर के मूड को, उसके एटीट्यूड को व्यक्त करती हैं, और जब उसके मूड और एटीट्यूड को हम जान जाते हैं तो फिर हमको जानकारी आ जाती है कि उसका बिहेवियर या मैनर कैसा है। ओके, तो इस प्रकार से
मॉडल ऑक्सिलरीज को हम लोगों ने समझ लिया। आइए बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विल, शैल, मॉडल ऑक्सिलरीज का अध्ययन हम लोगों को इस वीडियो में करना है। ओके, तो आइए शैल का स्टडी करते हैं बच्चों। ये शैल है आपका, ये शैल और विल फ्यूचर टेंस में यूज होती हैं, तो इनका हम जनरली फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। पहला यूज तो इसका ये है, और जब हम फ्यूचर टेंस में इसका यूज करते हैं बच्चों, तो इसका यूज हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में करते हैं। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है बच्चों आई या वी। जब आपको फ्यूचर की कोई बात कहनी हो और जनरल स्पीकिंग आपकी हो फ्यूचर टेंस की, तब आप आई और बी जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसके साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। ओके, वी विल, ये बी आपका भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो यहाँ आप लिखेंगे बी शैल प्ले क्रिकेट। कोई टाइम लगा दें बच्चों, इन द नून, यानी आने वाला समय हो, दोपहर में हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। तो वेरी सिंपल है बच्चों, ये द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो ये आपका, इसे आप हटा देंगे, आप ऐसा नहीं कहेंगे क्योंकि उसका इसमें हम प्रयोग नहीं करेंगे। ओके बच्चों, तो बस आप केवल यहीं तक रखेंगे, बी शैल प्ले क्रिकेट इन द नून। तो इस प्रकार से देखें आप सिंपल फ्यूचर में इसका प्रयोग करते हैं। और बच्चों अगर फर्स्ट पर्सन के अलावा हमको विल और शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में करना हुआ, तो इसमें स्पीकर का जो एटीट्यूड है, उसका जो मूड है वह चेंज हो जाएगा। यानी उसके स्टेटमेंट में स्पीकर के मूड में परिवर्तन होगा, उसके बिहेवियर में परिवर्तन होगा और उसकी बातों में फोर्स होगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि अगर शैल के साथ में थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन का प्रयोग होने लगता है तो स्पीकर का कहने का क्या मूड होता है, उसका क्या इंटेंशन होता है, उसका एटीट्यूड क्या होता है। ओके, तो यदि आप शैल के साथ में सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे तो इससे स्पीकर के प्रॉमिस का बोध होगा, वायदा का प्रयोग बोध होगा। प्रॉमिस जैसे करेगा यू शैल गेट ए प्राइज, आप एक पुरस्कार प्राप्त करेंगे। वो फोर्स के साथ कहता है कि आप पुरस्कार अवश्य प्राप्त करेंगे। इसमें अवश्य छिपा हुआ होता है, कंपल्सरी हो जाती है, बात अनिवार्यता हो जाती है। तो इसका मतलब होता है आपको पुरस्कार अवश्य मिलेगा। ओके, ही शैल टेक माई बुक, वह मेरी पुस्तक लेगा, अवश्य लेगा। जैसे कोई दूसरा आपस में लोग बात करते कहते नहीं मुझे, हम लेंगे आपकी पुस्तक, नहीं हम लेंगे, तो जो स्पीकर है वह फोर्सली कहता है, उसका जो टोन होता है, उसका जो मैनर होती है, एटीट्यूड होती है, फोर्स के साथ होती है। कहते नहीं ही शैल टेक माई बुक, नहीं, कहता है मेरा पुस्तक वही लेगा। यानी इसमें प्रॉमिस भी होती है और फोर्स भी होती है। कमांड बच्चों, अगर सेंटेंस कुछ इस तरह का है, कमांड का है, जिसमें एक अथॉरिटी दूसरे को, जो उसका सबऑर्डिनेट है, कोई बात कहती है और उसमें सेकंड या थर्ड पर्सन के साथ में शैल का प्रयोग कर देती है, तो उसे ऑर्डर समझा जाता है। जैसे ही शैल नॉट अटेंड द क्लास, मान लो कोई स्टूडेंट है और टीचर ने ऐसी बात कह दी, उस पर गुस्सा होकर के कहा कि वह क्लास अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, उनका वो ऑर्डर है और ऑर्डर को उसे पालन करना है, मानना पड़ेगा। ओके, तो इससे ऑर्डर का भाव व्यक्त होता है। या हम किसी को डांट देते हैं कस के, शी शैल पनिश यू, वह तुमको दंड देगी ही, उसका मूड बन चुका है इस तरह का कि वो तुमको दंड देगी ही। तो यहाँ पर देखें बच्चों, सी आया है और ही आया है, इसके साथ शैल का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसका मूड चेंज हुआ है। लाइक वाइज ऊपर वाले सेंटेंस में आपका थर्ड और सेकंड है, इसके साथ शैल का प्रयोग हुआ है। आइए बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं।
और क्या भाव हो सकता है, यह थर्ड और सेकंड के साथ हम प्रयोग करते हैं। ही डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ इच्छा, प्रतिज्ञा। ही शैल कंप्लीट हिज वर्क विथ इन हाफ एन आवर, जैसे उसने प्रतिज्ञा कर ली है या किसी ने उससे कहा है, ठीक, कि वह अपना कार्य 1 ही घंटे में पूरा कर लेगा। यानी उसकी पूर्ण दृढ़ इच्छा है। जो स्पीकर है वह कहता है कि ठीक किसी के विषय में कि वो अपने कार्य को 1 घंटे में पूरा कर लेगा, उसने डिटरमाइन कर लिया है। ओके, राम शैल, देखिए बच्चों, राम जो है आपका वैसे नाउन है, लेकिन ये भी थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यानी इसका ही बनता है। तो राम शैल लीव द रूम टुडे। टीचर ने मान लो एंग्री है, कहते राम को आज कमरा छोड़ देना होगा, क्लास छोड़ देना होगा, नहीं आएगा। तो इसमें भी डिसाइड कर लिया है टीचर ने, ठीक। या राम खुद अगर अपना कहने लगे तो राम अपने आप तो कहेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन के विषय में कोई दूसरा होता है। ये स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करता है। तो इसमें कोई थर्ड कह रहा है, वो स्पीकर है कि राम अपना कमरा आज छोड़ देगा। ओके बच्चों, तो आप देखेंगे इन सभी के साथ में थर्ड पर्सन अथवा सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है और शैल का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध। ओके, यद सेकंड पर्सन के साथ में और थर्ड पर्सन के साथ में विल या शैल का प्रयोग होता है बच्चों, तो और इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य का जो अर्थ होगा वह निषेध ही व्यक्त करेगा। बस आपके ये वाक्य के नेचर पर निर्भर करता है। जैसे देखिए आप, यू शैल मेक नो नॉइज, क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, आप हैं और बार बार आवाज़ करते थे, तो टीचर कह यू शैल मेक नो नॉइज, आप कोई आवाज़ नहीं करेंगे। यानी उसको एक प्रकार से फोर्सफुल्ली उसको कह रहे हैं टीचर, एकदम निषेध, जैसे फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर के किसी एक्शन के लिए उसको निषेध कर दिया गया। ओके, लाइकवाइज ही विल नॉट प्लक एनी फ्लावर फ्रॉम द लॉन, लॉन से वह कोई फूल नहीं तोड़ेगा। ठीक, आप यहाँ नो वन भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन बच्चों यहाँ मैंने बिल लगा दिया है, तो बिल लगा देने में ये जनरल सी बात हो जाती है, इसलिए यहाँ पर बिल आप ना लगाएं। तो फिर क्या प्रयोग करें, शैल का प्रयोग कर दें। ही शैल नॉट प्लक एनी फ्लावर फ्रॉम द लॉन, वह लॉन से कोई पुष्प नहीं तोड़ेगा। ओके बच्चों, आगे आइए हम पढ़ते हैं बिल का प्रयोग। तो बच्चों हम बिल का स्टडी करते हैं। तो बिल का भी प्रयोग फ्यूचर टेंस में ही किया जाता है बच्चों, और इसका प्रयोग जो सिंपल फ्यूचर होगा उसमें हम लोग सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ करते हैं। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ही होता है, यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे आता है। जब इसका प्रयोग होगा, इस सब्जेक्ट का प्रयोग होगा सेकंड और थर्ड पर्सन का, तो हम सेंटेंस में बिल का प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, जो कि मेन वर्ब के हेल्प का कार्य करती है। ओके, और बच्चों ये और कुछ बातें व्यक्त करती है। जब इसका प्रयोग हम थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के साथ में बिल का करते हैं प्रयोग, तो ये कुछ और सेंस यानी स्पीकर का कुछ और इंटेंशन या उसका मूड और व्यक्त करती है। लेकिन ये मूड कुछ माइल्ड होता है, हल्का मूड होता है। यानी जो आपका सिंपल फ्यूचर होगा उससे थोड़ा अलग हट करके मूड इसका में थोड़ा और फोर्स होगा, मैनर कुछ अलग होगा, मूड उसका कुछ अलग होगा। तो देखिए हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों। देखिए, टू एक्सप्रेस द जनरल ट्रुथ आर यूनिवर्सल ट्रुथ, जो चीज़ें सर्वमान्य सत्य हैं या साधारण सत्य हैं उसमें हम फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। वैसे बच्चों जो साधारण सत्य होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, यानी उसको हम त्रिकाल ट्रुथ कह सकते हैं, यानी जो तीनों कालों में एकदम सत्य हो। जैसे बच्चों सूरज पूरब में निकलता है तो तीनों कालों में सही है, निकलता था, निकलता है और निकलेगा। तो इसको हम तीनों टेंस में लिख देते हैं, तब भी इसका अर्थ यूनिवर्सल ट्रुथ की ही बात करता है। जैसे द सन विल सेट इन द वेस्ट, अब सूरज पूरब पश्चिम में छिपेगा, तो बच्चों ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। छिपेगा, छिपता था और फिर छिपेगा।
ओके, बात एक ही है। वाटर विल कीप इट्स लेवल। अब ये देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ है, पानी अपनी सतह खुद बना लेती है, किसी भी बर्तन में डालोगे तो अपना लेवल बना लेती है, इसीलिए कहते हैं वाटर लेवल। देखिए जो राजगीर वगैरह होते हैं एकदम वाटर लेवल से ही ऊंचाई नीचाई लेते हैं, और वाटर लेवल एकदम बिल्कुल सही लेवल को बताता है। उसी तरह से बच्चों अगर हम इसका प्रयोग करें तो प्रिडिक्शन या प्रोबेबिलिटी, संभावना या अनुमान, अगर हम लगाते हैं भविष्य के लिए संभावना लगाते हैं या किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं तो हम फ्यूचर का ही प्रयोग करते हैं थर्ड और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ में। जैसे बच्चे आप एग्जाम्पल देखें, इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी, ये भी सिंपल फ्यूचर है और ये इट आपका थर्ड पर्सन है, बिल लगा है, लेकिन इसमें एक थोड़ा हल्का स्पीकर का जो मूड है कुछ माइल्ड चेंज है, उसका एटीट्यूड कुछ थोड़ा सा अलग है जनरल फ्यूचर से। तो इट विल रेन टुडे, आज वर्षा होगी ही, ओके, इट विल रेन टुडे, इसमें फोर्स आ रहा है, वर्षा होगा बच्चों, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ओके। और इसी तरह देखिए बच्चों संभावना, जैसे इट विल बी क्लाउडी टुडे, इट विल बी क्लाउडी स्काई टुडे, आज आकाश में बादल होंगे, तो ये बच्चों संभावना व्यक्त की जाती है। तो जो फ्यूचर की संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं उसमें भी हम विल ऑक्सिलरी का प्रयोग करते हैं सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में। शी विल सिंग ए सॉन्ग, नाउ वह गीत गाएगी। इसी तरह से एग्जाम्पल और हैं बच्चों, जिससे रिक्वेस्ट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली बच्चों दिखता आपका इंट्रोगेटिव में है, लेकिन इसका सेंस जो होता है वह रिक्वेस्ट का होता है, एक प्रकार से इम्परेटिव में जैसे हम प्लीज लगा के रिक्वेस्ट करते हैं ठीक वैसे ही ये सेंस देता है। जैसे विल यू हेल्प मी इन राइटिंग ए लेटर। अब देखिए जब आप किसी से हेल्प मांगोगे तो क्या आपकी टोन ऑर्डर वाली होगी? कभी नहीं हो सकती बच्चों। तो आप यो कहेंगे, उसमें प्लीज आपका अंडरस्टैंड रहता है कि क्या आप कृपया पत्र लेखन में मेरी मदद करेंगे। तो बच्चों जब ये एक्सपेक्ट की जाती है कि जब हम किसी से कोई चीज़ चाहेंगे तो उसमें रिक्वेस्ट का ही भाव हो, ओके, क्योंकि जो दूसरे के अधीन होती है उससे हम कुछ चाहते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट का भाव ही होता है, ओके बच्चों। इसी तरह से इनवाइटेशन, किसी को आप निमंत्रण करोगे तो आप उससे रौब दिखा करके ऑर्डर करके तो कर नहीं सकते बच्चे। उसमें इनवाइटेशन का मतलब होता है बुलाना, निमंत्रण देना। तो आप किसी को निमंत्रित करेंगे तब भी उसमें आप यही भाव लगाएंगे, यानी आपका प्लीज जो होगा बच्चों वो आपका उसमें अंडरस्टूड होगा। विल यू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी, क्या आप मेरे साथ एक कप चाय लेंगे। तो बच्चों इसे आप देखें, ये भी ठीक उसी तरह का सेंस देता है। ऑर्डर आता है बच्चों, ऑर्डर जब अगर स्पीकर कमरे में है या मान लो कोई टीचर है, स्पीकर है कमरे में है और वह उसका इंटेंशन या यूँ कहने से कि उसका जो मूड है कहने का, उसका जो लहजा है, टीचर मान लो आपसे कह देता है विल यू लिसन टू व्हाट आई से, सुनोगे जो मैं कहता हूँ, एक प्रकार से डांट करके रौब करके उसका लहजा टोन एक फोर्स वाला है, एक कमांड वाला है, ठीक बच्चों। तो ऑर्डर वाला है, तो जब आपको कमांड या ऑर्डर देने वाला होता है तब भी आप उसमें इस तरह के फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं। विल यू लिसन टू व्हाट आई से, क्या आप सुनेंगे जो मैं कहता हूँ, तो इसमें भी आप विल का प्रयोग करते हैं, ओके। और इसमें अभी तक आप देखें सभी के साथ में बच्चों जो है आपका सेकंड या थर्ड पर्सन का ही प्रोनाउन आया है या नाम आया है, ओके। आते हैं बच्चों डिटर्मिनेशन। इससे डिटर्मिनेशन के लिए होता है, जैसे गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई, डिसाइड कर लिया था कि करो या मरो। ऐसे अगर आपको फ्यूचर के लिए कोई डिटरमाइन करना है, दृढ़ निश्चय करना है, तो आप ऐसे ही कहेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है, देखिए दे विल डू और डाई, मैं करेंगे या मरेंगे, ओके। तो इसमें डिटर्मिनेशन व्यक्त होता है, यानी छोड़ेंगे नहीं। और इसी तरह से बच्चों बीस इच्छा है, विलिंगनेस डिजायर है, ओके, इंटेंशन है, इरादा, ये सभी चीज़ें विल लगा करके फ्यूचर टेंस में बनाई जाती हैं। जैसे
अगर हम ये कहें, देखिए इस सेंटेंस को, हु विल हेल्प द पुअर, सपोज कर लो सो आर मैनी पीपल आर देयर एंड वन इज ए पुअर देयर एंड ही इज डाइंग ऑफ हंगर, बहुत गरीब है, भूखा है, भूखों मर रहा है। तो उसी में से एक सज्जन भीड़ से कहता है, क्या कोई उस गरीब की मदद करेगा? तो इसमें बच्चों उस जो स्पीकर है, कहने वाले का है, उसका इंटेंशन छिपा हुआ है, उसका इरादा छिपा हुआ है, उसकी इच्छा छिपी हुई है कि इस भीड़ में से या इसमें से कोई उसकी हेल्प करे। वह यह इंटेंशन रखता है कि कोई उसकी हेल्प करे, भले वह खुद ना कर सके, ना करने की योग हो, मान लो असमर्थ हो। ओके, इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु विल सेव द ड्राउनिंग बॉय, डूबते लड़के को कौन बचाएगा? अरे कौन बचाएगा, लड़का डूब रहा है भाई। मान लो किनारे कई लोग हैं और कोई एक बुजुर्ग है, बोल्ड है, वो कहता है, वह स्वयं यह नहीं कर सकता, नहीं करने योग्य एबिलिटी नहीं है उसमें, कहता कोई बचाएगा उसको। तो उसका इंटेंशन साफ है, क्लियर रहता है कि उसकी विश है, इच्छा है, डिजायर है कि कोई उस बच्चे को बचाए। तो इस प्रकार से बच्चों जो विल का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर टेंस में और उनके साथ में सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लगता है, उनसे ये बातें व्यक्त होती हैं। इसमें स्पीकर का जो टोन है या माइंड है या मूड है, यू कैन से, या एटीट्यूड है, कुछ साधारण से अलग या हटकर होता है। ओके, तो बच्चों जनरली सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि इसका प्रयोग हम लोग फर्स्ट पर्सन के साथ में कर दें तो कुछ मीनिंग में या स्पीकर के कहने के एटीट्यूड में, उसके टोन में, उसके मूड में डिफरेंस आ जाता है। तो आइए हमें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में स्पीकर किस स्थिति में विल का प्रयोग करता है। ओके, अगर विल का प्रयोग करता है स्पीकर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ में बच्चों, तो इससे या तो प्रॉमिस करेगा या दृढ़ इच्छा उसकी व्यक्त होगी, या किसी को धमकी देगा, या किसी बात को स्ट्रांगली व रिफ्यूज करेगा। ओके, जैसे आप एग्जाम्पल देखें, सेंटेंस देखिए, आई विल एकम्पानी यू टू लखनऊ, मैं आपके साथ लखनऊ अवश्य चलूँगा। इसमें वो प्रॉमिस करता है, यानी वो वायदा करता है, ठीक, कि मैं वादा करता हूं कि मैं आपके साथ लखनऊ चलूँगा। इसी तरह से है, आई विल ट्राई टू राइट बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार अच्छा लिखने की कोशिश करूँगा, अच्छा लिखने, ये ऐसी बात वह वायदा करता है, ठीक। इसी साथ डिटर्मिनेशन है बच्चों, वी विल डू और डाई, हम करेंगे या मरेंगे, अर्थात छोड़ेंगे नहीं, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। इसी तरह आई विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, हम अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे, ये नहीं कि अन्याय के सामने हम सरेंडर कर देंगे, ऐसा करेंगे नहीं, अन्याय के सामने हम लड़ेंगे। इसमें देखिए आपका सब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, साथ में विल लगा हुआ है बच्चों। ओके, इसी तरह से थ्रीट का आप देखिए, आई विल अरेस्ट यू, मैं तुमको अरेस्ट कर लूँगा, यानी इसमें दृढ़ता है बच्चों, धमकी है, छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह से आई विल पनिश इफ़ यू डोंट कीप क्वाइट, यदि आप शांति नहीं रखती हो तो मैं तुमको दंडित करूँगा। ये आपका जो स्पीकर है वह उसका मूड है, उसका लहजा है कहने का स्ट्रांगली कि मैं तुमको दंडित करूँगा यदि ऐसा करोगे। और आई विल टीच पाकिस्तान ए लेसन इन दिस वार, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में अक्सर ऐसी बातें होती हैं, गुस्सा आ जाता है इंडिया को तो कहता है कि पाकिस्तान को हम इस वार में कुछ सबक जरूर सिखाएंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए धमकी दी गई है। और रिफ्यूजल होता है बच्चों किसी चीज़ को स्ट्रांगली जब हम रिफ्यूज़ कर दें, जैसे जो कौरव थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को ज़मीन नहीं देंगे। इस तरह का आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हम आपको कोई शेयर नहीं देंगे। ओके, आई देखिए, आई विल नॉट गिव यू एनी शेयर इन दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में हम आपको कुछ नहीं देंगे, ठीक, एक प्रकार से टोटली डिनाई कर दिया गया है।
तो देखें बच्चों, तो इस प्रकार से बच्चों विल और शैल दोनों का प्रयोग फ्यूचर टेंस में करते हैं जब सामान्य अर्थ होता है, लेकिन जब इनके साथ में हम वाइस वर्सा कर देते हैं, अर्थात फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग कर देते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में हम शैल का प्रयोग कर देते हैं, तब इसके मीनिंग में डिफरेंसेस आ जाती हैं। स्पीकर का टोन और मूड, कहने का लहजा, एटीट्यूड बदल जाता है। ओके बच्चों, इस प्रकार से ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं इनका कोई एक रियल एक स्टेबल मीनिंग नहीं होता है, यह स्पीकर के मूड पर, उसके एटीट्यूड पर डिपेंड होता है कि किस एटीट्यूड से वह किसी स्टेटमेंट को कहता है। ओके।